और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत और चीन के रिश्तों से जुड़ी। चीन की खराब नीयत और साजिश की वजह से भारत ने इस महीने रूस में कई देशों की सेनाओं के होने वाले सैन्य अभ्यास में शामिल होने से कर दिया इनकार। इस महीने रूस में 21 सितंबर से 26 सितंबर तक होने वाले सैन्य अभ्यास में रूस, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, ईरान और बेलारूस की सेनाएं शामिल होने वाली। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि चीन इस सैन्य अभ्यास में अपनी सेना की वही टुकड़ी भेजने वाला है जो गलवान में भारतीय सेना के साथ झड़प में शामिल थी। चीनी सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड की यह वही टुकड़ी है जिसने गलवान में भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना के हाथों उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। दूसरी तरफ भारत ने इस युद्ध अभ्यास में शामिल होने से कर दिया इनकार। भारत के मुताबिक कोरोना के हालात में वो अपने जवानों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। हालांकि सूत्र यह भी बताते हैं कि लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच भारत चीन से किसी भी हालात में अपनी नजर हटाना नहीं चाहता और ना ही अपने सैनिकों को किसी युद्ध अभ्यास में जाकर अपना ध्यान बांटना चाहता है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि भारत उस देश के सैनिकों के साथ दोस्ताना युद्ध अभ्यास नहीं करना चाहता जिसने भारत की पीठ में छुरा घोंपते हुए सीमा में घुसपैठ की कोशिश की हो। तो यह बेहद महत्वपूर्ण फैसला भारत की तरफ से लिया गया है जो 21 सितंबर से 26 सितंबर तक सैन्य अभ्यास होगा रूस में, जिसमें चीन भी पार्टिसिपेट करेगा। और चीन ने अपनी उसी टुकड़ी को भेजा है जिसने गलवान में भारतीय सेना के साथ जो झड़प में शामिल थी। लेकिन अब भारत ने फैसला किया है कि वो इस युद्ध अभ्यास में शामिल नहीं होगा। हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, तीन सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप बोल लेह से हमारे साथ है, दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ हैं और न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास ये कितना बड़ा फैसला भारत की तरफ से लिया गया? अमित आएंगे इस फैसले पर और बैठक के बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। संदीप, ये कितना बड़ा फैसला और इन हालातों में क्या जरूरी भी है? देखिए, ये मैसेज है जो कि भारत देना चाहता था कि जो एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें भारतीय सेना के 200 से ज़्यादा लोगों को शामिल होना था। तीनों देश जो है, मतलब तीनों अंग जो है भारतीय सेना के उसमें शामिल होने वाले थे। बाकायदा 15 तारीख यानी 15 सितंबर को यहाँ से रवानगी होनी थी, लेकिन ठीक उससे पहले भारत की तरफ से ये इस जो कवकास 2020 जो कि रशिया में हो रही है वहाँ शामिल होने से मना कर दिया। हालांकि ये ज़रूर बताया गया है कि कोरोना के चलते ही जो है इस अभ्यास से भारत ने अपना नाम पीछे किया है, लेकिन सीधे तौर पर एक मैसेज जरूर जाता है क्योंकि भारत और रूस के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। इससे पहले पिछले साल भी जो है एक अभ्यास हुआ था जिसमें भारत, चीन और पाकिस्तान शामिल हुए थे। और अब अगर चीन और पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालात है, खासतौर पर कि चीन के साथ जो मौजूदा हालात है उसके मद्देनजर अगर हम लोग देखें, अगर इशारा भी समझें, तो ये सीधे तौर पर जो है एक मैसेज जा रहा है उन सारी कंट्रीज को जो कि सीधे तौर पर चीन को एक बड़ा हुआ मानते थे। भारत ने सीधे तौर पर इस अभ्यास में जाने से मना कर दिया। हालांकि भारत और रूस के बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन इस तरीके से मना करना जाहिर सी बात है एक मैसेज दे रहा है कि हम उस प्लेटफॉर्म में नहीं जाएंगे जिस प्लेटफॉर्म में एक ऐसा देश जिसके साथ लगातार जो है कन्फ्रंटेशन चल रहा है, विवाद चल रहा है। लेकिन बिल्कुल, हम ऐसे देश के सैनिकों के साथ युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास नहीं करेंगे, दोस्ताना अभ्यास नहीं करेंगे जिसने पीठ में छुरा घोंपा हो। अमिताभ जी, आप इस फैसले को किस नजरिए से देख रहे हैं? बिल्कुल सही फैसला है। अगर चीन को आप कड़े तेवर दिखा रहे हैं तो चीन को कड़े फैसले लेकर भी दिखाना पड़ेगा और यही काम भारत सरकार लगातार कर रही है। गलवान घाटी की घटना के बाद अगर देखा जाए तो चीन में पहले भी चीन के साथ 1-to-1 बातचीत करने से इनकार किया। अगर एससीओ समिट में आमने सामने बैठे हैं तो इस समय बहुत मजबूरी में चीन सामने आकर बैठा है भारत के साथ। और जिस तरह से दोनों विदेश मंत्रियों ने में कई मुद्दों पर सहमति बनी है, इससे ये बात साफ हो जाती है कि चीन को भी लद्दाख की घटनाओं से सबक मिलना शुरू हो गया और चीन बातचीत के जरिए ही रास्ता सुलझाना चाहता है, क्योंकि चीन जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी काफ़ी थू-थू हो रही है, इसलिए वो अलग थलग पड़ने से बचना चाहता है। इसलिए चीन भारत के साथ बातचीत करके इस मसले को सुलझाना चाहता है। दूसरी बात, भारत ये कड़ा संदेश ये भी देना चाहता है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय मसले हों, चाहे आर्थिक मसले हों, आर्थिक मसलों पर भी भारत के कड़े तेवर हैं। और कई चीनी ऐप्स को अगर IT मिनिस्ट्री ने बैन किया है तो कई उनके महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को कॉमर्स मिनिस्ट्री ने और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने बैन किया है। तो जाहिर तौर पर चीन को आर्थिक भी आर्थिक मार की भारत बात कर रहा है, कड़े फैसले ले रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक स्तर पर भी फैसले ले रहा है। तो जाहिर तौर पर चीन के लिए काफ़ी सबक मिलने वाला समय है। और सबसे अहम बात है कि भारत लद्दाख में अब कम से कम उन महत्वपूर्ण सामरिक स्थानों पर कब्जा जमा कर बैठा हुआ जिससे चीन पर वो नजर रख सके।
बिल्कुल अमिताभ जी, आप रहिए हमारे साथ। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक ले रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण बैठक, वो भी तब जब सीमा पर चीन के साथ लगातार तनाव बरकरार है। और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण बैठक जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हैं, सीडीएस भी मौजूद हैं और तीनों सेना के प्रमुख भी इस दौरान मौजूद हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यह बैठक जारी है, बेहद अहम बैठक। और बैठक में सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद हैं। और जानकारी ये कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस बैठक में पूर्वी लद्दाख के हालात पर चर्चा चल रही है कि रणनीति क्या हो, आखिर जिस तरीके से चीन लगातार दोहरा रवैया दिखाता है उस पर किस तरीके से उसे सबक सिखाया जाए, आगे की रणनीति क्या हो, क्या स्ट्रैटेजी हो, इन तमाम पहलुओं को लेकर बातचीत चल रही है, जहां तीनों सेना प्रमुखों से भी राय मशवरा किया जा रहा है, सीडीएस से भी ली जा रही है जानकारी। और वहीं एनएसए अजीत डोभाल भी अपनी ओपिनियन देने के लिए इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक क्योंकि कल ही दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मॉस्को में बातचीत हुई है और इस बातचीत के दौरान 5 बिंदुओं पर सहमति बनी। यह कहा गया कि हां, हम मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाएंगे और यह भी कहा गया कि जल्द से जल्द दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटाने की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। लेकिन इस सबके बीच जब यह बैठक चल रही थी तो उसी दौरान गीदड़ भभकी भी दे रहा था चीन। ग्लोबल टाइम्स जो कि उसके सरकारी अखबार है उसके जरिए वो गीदड़ भभकी भी दे रहा था। और ऐसे में अब चीन के खिलाफ रणनीति क्या हो, इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। हम सीधे दिल्ली रुक कर लेते हैं। अमित पांडे लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरह की रणनीति बन सकती है? देखिए, पिछले 40 मिनट से ये अहम बैठक जारी है और एक हफ्ते के भीतर दूसरी ऐसी अहम बैठक है जो रक्षा मंत्री ने इन आला अधिकारियों के साथ और एनएसए के साथ और सीडीएस के साथ यहाँ पर की है। कुल मिलाकर यहाँ पर लद्दाख में चीन की हर चाल का कैसे जवाब दिया जाए, उन तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और कैसे अगर जो बातचीत जो समझौते वहाँ पर होते हैं उनका अमल किस तरीके से चीन सीमा पर कर रहा है, महत्वपूर्ण जगहों पर कर रहा है और ग्राउंड लेवल पर कर रहा है, उसका आकलन किया जाए। तो इस पर ये चर्चा हो रही है क्योंकि पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है, कई बार से देखा गया है कि जो भी चीन केवल से बातचीत के स्तर पर ही वो बातें रह जाती हैं, जमीनी स्तर पर अमल नहीं होती। तो इस बैठक में इस चीज का खास फोकस है कि जमीनी स्तर पर जो समझौते के बिंदु हैं वो किस हद तक अमल हो रहे हैं और हर परिस्थिति के लिए भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को तैयार रहना चाहिए। अमिताभ जी, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, किस तरीके की रणनीति अब बन सकती है चीन के लगातार उसी रवैये पर कायम रहने के चलते? देखिए, सामरिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, 3 दृष्टि से भारत लगातार फैसले कर रहा है। और जहां तक रक्षा मंत्री का सवाल है, पूरी तरह से ये सामरिक महत्व की बैठक है और अपने पूरे के पूरे इलाके में जहां जहां भारत ने अपनी स्थिति मजबूत की है और उन इलाकों में चीन पर कैसे नज़र रखनी है, उस इलाके में अपनी सेना को कैसे सुदृढ़ करना है, कैसे अपनी पोजीशन और मजबूत बनानी है उस इलाके में, इसको लेकर ये तमाम असेसमेंट बैठक चल रही है। और ऐसी असेसमेंट बैठकें लगातार, मैं आपको बता दूं, गलवान की घाटी के बाद हर रोज कम से कम रक्षा मंत्री ऐसी बैठकें कर रहे हैं और पीएम को भी इसके बारे में लगातार जानकारियां दी जा रही हैं कि भारतीय सेना कैसे अपनी स्थितियां सुदृढ़ कर रही है। जाहिर तौर पर जिस तरह से घुसे थे चीनी सैनिक गलवान की घाटी में एलएसी के पार, तो वो घुसने की कोशिश थी, उसके बाद से ही भारत की सेनाएं सतर्क हो गई हैं, सरकार भी सतर्क है। अब आने वाले दिनों में कम से कम इस डे टू डे बेसिस पर जिस तरह से असेसमेंट किया जा रहा है, अब चीन के लिए कम से कम एलएसी को पार कर पाना काफी मुश्किल काम साबित होगा। बिल्कुल, और इस महत्वपूर्ण बैठक में अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर भी हम लगातार नजर बना के रखेंगे। लेकिन इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की कल मॉस्को में बैठक हुई जिसमें तनाव कम करने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनी। लेकिन जिस तरह से चीन इसके बाद भी साजिशें कर रहा है, ऐसा लगता नहीं कि वो एलएसी पर तनाव को कम करना चाहता है, क्योंकि एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ गीदड़ भभकी और इसी तरीके का रवैया पहले भी चीन की तरफ से देखा जाता रहा है। और यही वजह है कि इस बीच बैठक चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बीच एक अहम बैठक ले रहे हैं और उस बैठक में अब किस तरीके की रणनीति निकलकर सामने आती है यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कैसे चीन लगातार नई नई चालें चल रहा है। भारत चीन तनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चीन की गंदी हरकत की वजह से भारतीय सेना रूस नहीं जाएगी। रूस के सबसे बड़े सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं होगा भारत। चीन ने घुसपैठ करने वाले सैनिकों को सैन्य अभ्यास में भेजने की तैयारी की।
चीन ने वेस्टर्न कमांड की टुकड़ी को रूस भेजने का फैसला किया। नाराज भारत ने सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने से किया इनकार। एक तरफ आसमान में उड़ते रफाल, तो दूसरी तरफ T-90 टैंकों की गड़गड़ाहट। एक तरफ पिनाक मिसाइल लॉन्चर से सेना को सुसज्जित करने की तैयारी, तो दूसरी तरफ पैंगोंग इलाके में रणनीतिक इलाकों में मुस्तैदी से चौकसी करते भारत के जवान। चीन के साथ भारत के बढ़ते तनाव के बीच इन तैयारियों ने बिना कहे भी बहुत कुछ कह दिया है। घुसपैठ की आदत और दूसरों के इलाकों पर कब्जे की नीयत से बाज न आने वाला चीन तिलमिला रहा है, और इस तिलमिलाहट की बड़ी वजह एक ही है। बीते कुछ दिनों में भारत की सेना ने कई बार उसके गंदे इरादे नाकाम किए हैं और पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। इन आदतों की वजह से चीन को जितने झटके लगे, उससे बातचीत की पेशकश से चीन खत्म करने की दुहाई तो देता है, लेकिन बौखलाहट में वो तनाव बढ़ाने वाली हरकत ही करता है। इसी का नतीजा है चीन का सबसे ताजा रुख। चीन ने रूस में होने वाली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के लिए अपनी सेना की टुकड़ी WTC यानी वेस्टर्न थिएटर कमांड से भेजने का फैसला किया है। ये वही थिएटर कमांड है जिसके सैनिकों ने पिछले दिनों भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की और भारतीय सेना के साथ जबरदस्त विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि भारत से टकराव के वक्त वेस्टर्न कमांड के जो सैनिक मौके पर मौजूद थे, उन घुसपैठियों को भी चीन रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास कॉकास 2020 में भेज रहा है। कई जानकार इसे भारत को भड़काने वाली नीयत बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन के इस हरकत की भनक भारत को पहले ही लग गई थी। सूत्रों का दावा है कि भारत को जैसे ही ये खबर मिली, विदेश मंत्रालय हरकत में आ गया और कुछ दिन पहले ही इस मुद्दे पर साउथ ब्लॉक में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी मौजूद थे। क्योंकि चीन ने यह हरकत LAC पर तनातनी के बीच की है, इसलिए भारत ने इस पर रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए बहुत सोच विचार किया। चीन और पाकिस्तान की मौजूदगी वाले इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने से जुड़े हर पहलू पर चर्चा हुई और अंत में इसमें हिस्सा न लेने का फैसला किया गया। रूस में हो रहे इस अभ्यास के लिए भारतीय सेना के तीनों अंगों को न्योता दिया गया था। इस अभ्यास में SCO सदस्य देश और मध्य एशियाई देश हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें चीन, पाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश शामिल हैं। जिन 18 देशों को इस सैन्य अभ्यास में शामिल होना है, उनमें चीन और पाकिस्तान दोनों शामिल हैं। भारत को लेकर दोनों देशों का नजरिया किसी से छुपा नहीं है। पाकिस्तान की सेना आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए बदनाम है, तो चीन अपनी चौहदी बढ़ाने की साजिश रचने की वजह से कुख्यात है। चीन की हरकत को भारत ने 15 जून को भी झेला। अब दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प ने हालात और बिगाड़ दिए। इस झड़प में 21 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चीन ने इस झड़प में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या नहीं बताई थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक उसके 40 जवान इस झड़प में मारे गए थे। तनाव के ऐसे साये के बीच भारत ने रूस में होने वाले इस सैन्य अभ्यास से दूर रहने का फैसला कोई जल्दबाजी में नहीं लिया, बल्कि रूस से न्योता मिलने के बाद भारत ने बहुत ही ठंडे दिमाग से विचार विमर्श कर यह फैसला लिया। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इससे जुड़ी चर्चाओं में शामिल हुए। भारत ने सैन्य अभ्यास में शामिल होने की तरफ बढ़ना शुरू भी कर दिया था। बताया जा रहा है कि भारत ने कॉकास 2020 में 200 सैनिकों को भेजने का मन बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत की राह में 2 अड़चनें आ गई। पहली अड़चन कोरोना का प्रकोप है। बताया जा रहा है
कि इस साझा ट्रेनिंग प्रोग्राम को पहले ही शुरू होना था, लेकिन कोरोना के प्रकोप की वजह से इसमें देरी हुई। भारत ने नई तारीखों के हिसाब से हालात का आकलन किया। चीन में बीते कई हफ्ते से कोरोना के नए मरीज सामने नहीं आए, लेकिन रूस में लगातार कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। रूस में 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं। रूस में कोरोना की वजह से 18,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना के अलावा चीन भारत की राह में दूसरी बाधा बन गया। तब उसने साझा सैन्य अभ्यास में वेस्टर्न कमांड की टुकड़ी भेजने का फैसला कर लिया। चीन की करनी और कथनी में फर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस में भारत और चीन के बीच शांति की बातचीत हुई तो चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भड़काने वाला वीडियो जारी कर भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश की है। इस वीडियो में सैन्य अभ्यास और ड्रोन से निगरानी की तस्वीरें दिखाई गई और साथ ही सीमा पर चीनी सेना की तैयारियों को भी दिखाया गया है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि तकनीक के जरिए चीन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लगातार दोहरा चेहरा। और इस सबके बीच एक और बड़ी खबर पूर्वी लद्दाख से मिल रही है। पूर्वी लद्दाख में चीन से चल रहे टकराव के बीच भारतीय वायुसेना ने भी दुश्मन की निगरानी के लिए अपने फाइटर विमानों की हवाई उड़ानें बढ़ा दी हैं। पूर्वी लद्दाख और खासतौर पर चुशूल में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। कुछ मोर्चों पर तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच की दूरी महज 200 से 500 मीटर है और ऐसे में किसी भी हालात से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पिछले 2 दिनों से भारतीय लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर लगातार सीमा पर उड़ान भर रहे हैं ताकि दुश्मन की हर हरकत पर करीब से नजर रखी जा सके। सेना के रडार और सैटेलाइट के जरिए भी इस इलाके की निगरानी हो रही है। भारत के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक सुखोई रात में भी भर रहे हैं उड़ान। चीन के हर एयरबेस और मूवमेंट की जानकारी वायुसेना के पास है। तो सुखोई उड़ान भरते हुए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से चीन के हर एयरबेस की मूवमेंट की जानकारी के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। भारत का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक सुखोई माना जाता है और रात में इस विमान की तरफ से उड़ान भरी गई है। आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से टकराव चल रहा है, इस सबके बीच भारत ने अब फाइटर विमानों की हवाई उड़ानों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाख और खासतौर पर चुशूल में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने और कुछ मोर्चों पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच की जो दूरी है महज 200 से 500 मीटर है, यानी हालात बेहद नाजुक। और ऐसे में किसी भी हालात से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना भी पूरी तरीके से दमखम के साथ तैयार है और प्लान भी पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। पिछले 2 दिनों से भारतीय लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर लगातार सीमा पर उड़ान भर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दुश्मन की हर हरकत पर पैनी नजर। और इस सब के बीच एक अहम और महत्वपूर्ण जानकारी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक ले रहे हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। अमित, अब क्या अपडेट बैठक से निकलकर सामने आ पा रहा है, क्योंकि एनएससी अजीत डोभाल भी मौजूद हैं और रक्षा मंत्री कल ही चाइना के रक्षा मंत्री से मिलकर आए हैं। देखिए, इससे पहले जो इसी तरीके की बैठक हुई थी रक्षा मंत्री के विदेश जाने से पहले हुई थी और अब विदेश से लौटने के बाद उनकी यहाँ पर बैठक हुई है। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम पर भारत किस स्थिति, कैसे अपनी बातें रखेगा और क्या क्या उसको कहना चाहिए, इन बात पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा जो समझौते चीन के साथ हुए हैं, बातचीत हो रही है, जो बिंदु जिस पर समझौता हुआ उन बिंदु का जमीनी हालात पे कितना अमल हो रहा है, इसकी निगरानी बराबर की जाए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर कोई भी गतिविधि सीमा पार से होती है तो उसका उसी अंदाज में बैठक के बारे में और अपडेट अमित आपसे लेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी, एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है संदीप, उसके लिए आपके पास, कि अब भारतीय वायुसेना ने अपनी उड़ानों को बढ़ा दिया है। सबसे जो खतरनाक लड़ाकू विमान है उनमें से एक है सुखोई, और रात भर सुखोई ने उड़ान भरी। और ये तो तब है जब सुखोई ने उड़ान भरी है। सोचिए जब हमारे राफाल लगातार रोज अभ्यास करेंगे तो फिर क्या स्थिति होगी। देखिए, भारतीय वायुसेना ने अपने आप को इस पूरे इलाके में इतना मजबूत किया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेह में मौजूद हैं 1 तारीख से लेकर 5 दिन तक, यानी कि 5-6 तारीख तक किसी भी तरीके की कोई बड़ी फ्लाइंग नहीं हुई, बहुत ज़्यादा फ्लाइंग नहीं हो रही थी, नॉर्मल सॉर्टीज हो रही थी। लेकिन पिछले 2-3 दिन से, यानी कि 7 तारीख के बाद से जो है लगातार फ्लाइंग बढ़ी है। सुबह भी लगातार फ्लाइंग हो रही है, ये नहीं कि सिर्फ सुखोई फ्लाइंग कर रहा है, MiG-29 भी फ्लाइंग कर रहा है, साथ ही और जो एयरक्राफ्ट है वो भी फ्लाई कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3 दिनों
दिनों से रात को बहुत ज़बरदस्त जो है फ्लाइंग हो रही है। या कह सकते हैं कि लेह के लोग जो है उनको नींद जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो रही होगी, क्योंकि लगातार कभी 1 बजे से स्टार्ट होती है फ्लाइंग, कभी 11 बजे से स्टार्ट होती है फ्लाइंग। तो ये पूरे इलाके में जो है अपनी नाइट पेट्रोलिंग या नाइट कॉम्बैट कैपेबिलिटी को जज करते रहना भारतीय वायुसेना का एक प्रैक्टिस, एक ट्रायल जो है उसको जो है दिखाता है। और भारतीय वायुसेना बिल्कुल दिखाता है और ये भी बताता है कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी जो भारतीय वायुसेना है वो पूरी तरीके से तैयार है। संदीप, आपके पास लौटेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, एक बहुत बड़ी खबर चीन विवाद से जुड़ी। भारतीय सेना की ताकत और तैयारियों से बौखलाया चीन, जिस तरह की हरकतें कर रहा है उसके बाद भारत ने लद्दाख इलाके में वायुसेना की तैयारियों का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। भारत ने चीन की वायुसेना की एयरबेस को ध्यान में रखकर न केवल योजना बना ली है बल्कि उसी हिसाब से एयर डिप्लॉयमेंट का खाका भी खींचकर उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। भारत की इन तैयारियों को राफाल के वायुसेना में शामिल होने से और मजबूती मिली है। चीन विवाद पर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की जबरदस्त तैयारी। जमीन से लेकर आसमान तक जवाबी कार्रवाई के लिए भारत तैयार। भारतीय वायुसेना का लद्दाख में एयर डिप्लॉयमेंट का प्लान तैयार। और भारत को इन तैयारियों की जरूरत महसूस हुई चीन के नापाक इरादों की वजह से। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से ही चीन ने लगातार जिस तरह भारत को उकसाने की हरकत की, उसने भारत को सचेत कर दिया। भारत चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा था कि अचानक चीन की एक नई हरकत ने भारतीय वायुसेना को अपना अटैक प्लान बनाने को मजबूर कर दिया। चीन की ये नई हरकत 7 सितंबर को LAC पर दिखाई दी, जब 45 साल में पहली बार सरहद के पास गोली चली। चीन की इस हरकत ने उसकी बौखलाहट का सबूत दे दिया। इसके बाद हरकत में आई भारत की सेना जमीन और आसमान दोनों जगह पर मुस्तैदी से डट गई। अब चीन की गंदी आहट को भांपकर भारत ने बुरे से बुरे हालात से निपटने का प्लान तैयार कर उस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने चीन के हमलावर ठिकानों की पहचान कर ली है। इन ठिकानों की खुफिया जानकारी लेने का काम पूरा हो चुका है। चीन अगर रणनीति में बदलाव करता है तो उस पर भी प्लान तैयार है। चीन के बदलते टारगेट पर रडार और सैटेलाइट से नजर रखी जा रही है। सरहद की हिफाजत के लिए पूर्वी लद्दाख में LAC के पास राफाल की भी तैनाती की जा रही है। इस बात के संकेत खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दे चुके हैं। इनका इंडक्शन पूरी दुनिया, खासकर हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। भारतीय वायुसेना चीन की किसी भी गुस्ताखी का जवाब देने के लिए तैयार है। इस तैयारी का सबसे अहम हिस्सा है एयरक्राफ्ट पैकेज। सेना की भाषा में पैकेज का मतलब होता है दुश्मन के इलाके में जाकर हमले को अंजाम देना। सूत्रों के मुताबिक एयरक्राफ्ट पैकेज के तहत वायुसेना ने चीन पर हमले के लिए अलग अलग भारतीय एयरबेस को चुन लिया है। जंग होने की सूरत में भारतीय लड़ाकू विमान इन्हीं एयरबेस से उड़ान भरेंगे। एयरक्राफ्ट पैकेज में सबसे पहले दुश्मन के इलाके में घुसने वाले खास एयरक्राफ्ट होंगे। ये दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त करेंगे। इनके टारगेट से चूकने की स्थिति में प्लान बी भी तैयार होगा, जिसमें रडार जैमिंग सिस्टम की अहम भूमिका होगी। रडार जैमिंग सिस्टम
दुश्मन के रडार को काम नहीं करने देंगे। इससे भारतीय विमानों की मौजूदगी की भनक भी उन्हें नहीं लग पाएगी। अगर इससे भी काम पूरा नहीं हुआ तो गरुड़ कमांडो दस्ता सक्रिय हो जाएगा। गरुड़ कमांडो दस्ते इन रडार सिस्टम पर कब्जा कर लेंगे। एक बार रडार को खत्म करने के बाद स्ट्राइकर दुश्मन की सीमा में दाखिल होंगे। स्ट्राइकर को क्वीन ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद फ्री एस्कॉर्ट का काम शुरू हो जाएगा। फ्री एस्कॉर्ट का काम है स्ट्राइकर विमानों को उसके लक्ष्य तक पहुंचाना, उन लक्ष्यों को जिसे पहले से ही चुन लिया गया है। फ्री एस्कॉर्ट में शामिल विमान दुश्मन के एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट को उलझाते हैं और मौका मिलते ही उन्हें मार गिराते हैं, ताकि बम बरसाने वाले विमानों की राह में दुश्मन के विमान बाधा न बन सकें। फ्री एस्कॉर्ट में शामिल लड़ाकू विमानों में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती हैं। ये विमान दुश्मन के विमानों को तब तक उलझा कर रखेंगे जब तक कि उनका ईंधन खत्म न हो जाए, और ऐसा होते ही दुश्मन के लड़ाकू विमान लैंड करने को मजबूर होंगे। और चीन इसी बात से डरा हुआ है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख के दूसरी और चीन के तीसरे बड़े एयरबेस, जिनमें होटान, नागरी और काशघर हैं, वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। ऐसे में इतनी ऊंचाई से चीन के विमानों को कम ईंधन और कम गोला बारूद और मिसाइलों के साथ ही उड़ान भरनी होगी। एक तरफ तो फ्री एस्कॉर्ट और स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट अपने मिशन के लिए आगे बढ़ रहे होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ दुश्मन के जवाबी हमलों से निपटने के लिए वहां तैनात होगा स्टाइड एस्कॉर्ट। जानकारों की माने तो भारतीय वायुसेना ने जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक इस स्टाइड एस्कॉर्ट में शामिल किए जाने वाले विमानों का भी चयन कर लिया गया है। टाइड एस्कॉर्ट की किसी भी जंग में बेहद अहम भूमिका होती है। जब भी कोई स्ट्राइकर हमले के लिए जाता है तो उस वक्त वो बम और मिसाइलों से लैस होता है। इस वजह से वो इतना भारी होता है कि उसकी पूर्ति में कमी आ जाती है। इसका असर दुश्मन से मुकाबला करने पर पड़ता है। ऐसे में टाइड एस्कॉर्ट दुश्मन के विमानों से निपटने में और बाहरी सपोर्ट देने के लिए फाइटर विमान साथ चलते हैं, और जब तक स्ट्राइकर अपने टारगेट पर हमला नहीं कर देते तब तक वो साथ रहते हैं। दरअसल वायुसेना का असली काम जमीन पर तैनात सेना को सपोर्ट देना है, क्योंकि इलाके पर कब्जा तो थल सेना ही करेगी, लेकिन उस जीत की पटकथा लिखने में वायुसेना मदद करती है। इन सब के अलावा वायुसेना ने अपने एयरक्राफ्ट पैकेज में चीन की सेना की सप्लाई लाइन काटने के लिए पेनिट्रेशन लड़ाकू विमानों को भी चुन लिया है। इनका काम दुश्मन के इलाके की सड़कों और पुलों के साथ ही हथियार भंडार और फ्यूल पंपों को तहस नहस करना है। इसे AI यानी एयर इंटरडिक्शन भी कहा जाता है। इसमें हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल लगी होती है। इसके बाद भारतीय वायुसेना का आखिरी काम ये होता है कि थल सेना को आगे बढ़ने के लिए जमीन पर दुश्मनों को निशाना बनाए। ये काम लड़ाकू विमान भी कर सकते हैं, और हाल ही में अमेरिका से लिए गए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर इस काम के लिए सबसे ज्यादा माहिर माने जाते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर पूर्वी लद्दाख में और खासतौर पर चुशूल में चीन के साथ चल रहे टकराव के बीच वहां रहने वाले भारतीय सेना की मदद के लिए सामने आए हैं। चुशूल बेहद दुर्गम और पहाड़ी इलाका है, और ऐसे में सेना ने बेहद ऊंचाई वाली जगहों पर अपनी पोस्ट बनाई है, जहां पर राशन और खाने पीने का सामान पहुंचाना बेहद बड़ी चुनौती है। और ऐसे में आम लोग भी सेना की मदद के लिए सामने आए हैं और उन्हें राशन और पानी पहुंचाने में सहायता कर रहे हैं। यहाँ के लोग सीमा के हालात से वाकिफ हैं और लिहाजा जितना संभव हो पा रहा है वो सेना की मदद कर रहे हैं। तो ये जो आम लोग हैं अब वो सेना की सहायता के लिए आगे आए हैं, क्योंकि कितना चुनौतीपूर्ण है। वहां तक बेहद ऊंची जगहों पर पोस्ट बनाई है भारतीय सेना ने, और ऐसे में वहां तक राशन पहुंचाना, पानी पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण वाला काम है। और ऐसे में जो आम लोग हैं यहाँ रहने वाले, वो इस चुनौती को समझ रहे हैं, वो हालात से भी वाकिफ हैं, और ऐसे में वो सेना की मदद के लिए सामने आए हैं। राशन और पानी पहुंचाना लोगों की तरफ से शुरू किया जा चुका है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें चुशूल वही
इलाका जहां पर विवाद लगातार बना हुआ है और ऐसे में भारतीय सेना कई इलाकों में बेहद मजबूत स्थिति में है। कई ऐसी ऊंचे इलाके हैं जहां पर भारतीय सेना ने अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन यहां पर राशन पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है और ऐसे में वहां के जो लोग हैं वो भारतीय सेना की लगातार मदद कर रहे हैं, वो सेना की मदद कर रहे हैं क्योंकि वो भी हालात से पूरी तरीके से वाकिफ हैं। सब चाहते हैं इंडियन आर्मी जो है फ्रंट लाइन पे बैठ के हमारे बॉर्डर गार्डिंग कर रहा है। इसके लिए यहाँ के लोग जो है हमेशा इंडियन आर्मी के साथ खड़े रहे हैं और आज वहाँ पे जहाँ जहाँ जिस बॉर्डर के पोस्ट पे जहाँ रोड नहीं है या आजकल की सिचुएशन में जो नया पोस्ट इंडियन आर्मी ने बनाया है वहाँ पे जब पोनी ट्रैक नहीं है, पोनी नहीं जा सकते, वहाँ पे लोग अपने बैग पे उठा के चाहे पानी ढोना हो, राशन ढोना हो, वो सारे इंडियन आर्मी को हमारे सिविलियन जो है बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर एलएसी पर, रोज भारत को गीदड़ भभकी देने वाले चीन के सुर मॉस्को में बदले दिखे। मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के सख्त रुख के बाद चीन का रुख नरम पड़ा। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली और इसमें एलएसी पर जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 5 बिंदुओं पर बनी सहमति। बैठक के बाद भारत ने साफ कर दिया कि वो एलएसी पर जारी तनाव को और नहीं बढ़ाना चाहता और चीन के प्रति भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं चीन ने इस बात को माना कि पड़ोसी देश होने के नाते कुछ मुद्दों पर असहमति है, लेकिन चीन ने यह भी माना कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसे हल नहीं किया जा सकेगा। तो कल मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच ये बैठक हुई थी, विदेश मंत्रियों के बीच ये बैठक हुई थी और आपको बता दें दरअसल इस पूरे विवाद को लेकर बातचीत हुई थी और बातचीत के बाद 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी। 5 बिंदुओं पर सहमति बनी थी और इन 5 बिंदुओं में से ये बिंदु भी शामिल था कि किस तरीके से दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनको जल्द से जल्द बॉर्डर से पीछे किया जाए, यानी जहां विवाद है उससे पीछे कर लिया जाए। आपको बता दें इस वक्त भारतीय सेना मजबूत स्थिति में है। कई ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां पर भारतीय सेना का कब्जा है और इस सब के बीच चीन का भी जो रुख था वो नरम पड़ता हुआ कल की बैठक में दिखाई दिया था और चीन ने भी ये माना कि हाँ कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये सामान्य सी बात है। चीन ने माना कि इन मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। तो एलएसी पर चीन का जो रुख है वो कल की बैठक में नरम पड़ता हुआ नजर आया था और इस सब के बीच आपको बता दें 5 बिंदुओं पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, चीन से तनाव के बीच 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने साफ कहा कि भारतीय सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो एलएसी पर जो स्थिति बनी हुई है वो बेहद नाजुक है, ये बात लगातार सेना मानकर चल रही है और ऐसे में कोई भी स्थिति हो भारतीय सेना उससे निपटने के लिए तैयार है। आपको बता दें 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने यह कहा है कि भारतीय सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है, यानी जो भी स्थिति होगी उससे निपटने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। जब सवाल पूछा गया था 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू से, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। नहीं, आई थिंक किसी को आवाम को डरने की बिल्कुल ही कोई दिक्कत बात नहीं होना चाहिए। इंडियन आर्मी की ताकत है और जो कार्रवाई जरूरी है उसके ऊपर सही कार्रवाई किया जाएगा। सर सूरत हाल क्या है अभी वहाँ पे? इसके बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो दूसरे इलाका का है, बट ये बताना चाहता हूँ कि जो मुलाजिम कार्रवाई है उसके हिसाब से उधर की आर्मी कार्रवाई कर रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर चीन के दोहरे रवैये से जुड़ी बड़ी खबर यह मिली कि मॉस्को में भले ही चीन भारत से तनाव कम करने पर सहमति बनाता दिखा, लेकिन चीन की हरकतें देखें तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि चीन की तरफ से उसी वक्त गीदड़ भभकी दी जा रही थी जब मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्री बैठक कर रहे थे। चीन अपने सरकारी अखबार के जरिए भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी दे रहा था। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर भारतीय सेना को धमकाने की कोशिश की। चीन ने कहा कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग के दक्षिण से नहीं हटी तो चीन पूरी सर्दी अपनी सेना की तैनाती रखेगा, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ेंगी। तो चीन ने भारत को जंग की धमकी दी है। एक तरफ मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक, सहमति बनी, विवाद कम किया जाएगा। दूसरी तरफ चीन के सरकारी अखबार ने ट्वीट के जरिए भारत को गीदड़ भभकी दी।